हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। आज हम इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि अफ्रीका में किस टाइप के रिसोर्सेज हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो सभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। मच ऑफ द लैंड इन अफ्रीका इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। जो मोस्ट ऑफ द लैंड है अफ्रीका का, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फिट नहीं है, ठीक नहीं है। द लैंडफॉर्म्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवर मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आर नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल्स। जो मोस्ट ऑफ जो कॉन्टिनेंट है पूरा, उसका ज़्यादातर एरिया और ज़्यादातर जो लैंड है और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो फर्टाइल सॉइल फॉर्म करने के लिए फेवरेबल नहीं है। यानी कि फर्टाइल सॉइल प्रिपेयर करने के लिए जैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है। बट द कॉन्टिनेंट इज़ रिच इन मिनरल्स, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंट के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे तरह के। अंटिल नाउ, और अब तक अफ्रीकाज रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज प्रॉपरली, और अब तक अफ्रीका के रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। मैनी अफ्रीकन नेशंस हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस ओनली रिसेंटली। बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी अभी कुछ रिसेंटली ही उन्होंने अचीव करी अपनी आज़ादी। द प्रोग्रेस ऑफ सम कंट्रीज इज़ बीइंग हैम्पर्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और अफ्रीका की जो मोस्ट ऑफ कुछ कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रोग्रेस भी हैम्पर हो गई है, यानी कि बहुत उनकी प्रोग्रेस भी रुक गई है, क्योंकि उनमें इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। उसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई हो रही है, बहसबाजी हो रही है। बट अदर्स आर ऑन दी रोड टू प्रोग्रेस। लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, वो प्रोग्रेस के रोड पर हैं, यानी कि वो उनकी प्रोग्रेस हो रही है। दे आर डेवलपिंग देयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर पीपल। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और लोगों की कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला रिसोर्स हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। इन अफ्रीका फार्मिंग इज स्टिल दी सोल ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट पीपल। अफ्रीका में आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो फार्मिंग जो है वो आपका मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ के मोस्ट ऑफ लोगों का। ऑल्दो मैनी रीजन सफ़र फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस एंड ड्रॉट्स एंड फेमाइंस आर फ्रीक्वेंट। लेकिन फिर भी मेन ऑक्यूपेशन तो है, और उसके बावजूद भी बहुत अफ्रीका के मोस्ट ऑफ रीजन्स में, बहुत सारे एरियाज़ में अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ड्रॉट्स भी हो जाते हैं और कभी कभी फेमाइंस भी हो जाते हैं, यानी कि भुखमरी भी फैल जाती है। ड्राउट्स यानी सूखा पड़ जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेकिंग अ लिविंग बाय ग्रोइंग इन अ फूड जस्ट फॉर द फैमिली इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। वहाँ पर ना अफ्रीका के बहुत सारे एरिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स बस इतना फूड उगाया जाता है कि फैमिली का काम हो जाए, यानी कि उसे बेचते नहीं हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसी को बोलते हैं। वहाँ के लोगों के लिए कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन है ये। फार्मिंग मेथड्स रिमेन सिंपल एंड इन सम एरियाज आर प्रिमिटिव। कुछ एरियाज़ में तो फार्मिंग का जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, और कुछ एरियाज़ में प्रिमिटिव है, यानी कि एडवांस हो गया है। द चीफ फूड क्रॉप्स ऑफ अफ्रीका आर सीरियल्स एंड रूट क्रॉप्स। जो मेन फूड क्रॉप्स हैं अफ्रीका के वो हैं सीरियल्स और रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स आर वाइडली ग्रोन। रूट क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। दीज आर ईजी टू ग्रो, क्योंकि ये ईजिली ग्रो हो जाती हैं रूट क्रॉप्स, एंड कैन विद स्टैंड ड्रॉट कंडीशंस फॉर लॉन्गर पीरियड्स देन सीरियल्स कैन। और ये जो रूट क्रॉप्स होती हैं, इनका ये फ़ायदा है कि अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उसमें भी वो खड़ी रह सकती हैं रूट क्रॉप्स, ठीक है। उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, लंबे टाइम के लिए वो सही रहती हैं अगर सूखा भी पड़ जाता है, एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स। कसावा एंड याम द चीफ रूट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़। मेनली सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में कसावा और यैम मेन रूट क्रॉप्स हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस करी जाती हैं। अमंग दी सीरियल्स में मेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ग्रोन मोस्ट ऑल ओवर अफ्रीका। मोस्टली पूरे अफ्रीका में ज़्यादातर मेज़ ही ग्रो किया जाता है। मिलेट्स आर ग्रोन इन दी सवाना रीजन्स। और मिलेट्स जो ग्रो करे जाते हैं, उगाए जाते हैं, वो सवाना रीजन्स में ग्रो करे जाते हैं। वीट विच इज़ लेस हार्डी देन मेज़। वीट जो मेज से थोड़ा कम हार्ड है, इज़ ग्रोन इन दी मोर फर्टाइल एरियाज़। वीट को ज़्यादा फर्टाइल एरियाज़ में ग्रो किया जाता है, सच एज नाइल बेसिन। नाइल बेसिन जो है वहाँ पर वीट को ग्रो किया जाता है। राइस इज़ कल्टिवेटेड इन द नाइल बेसिन एंड इन पार्ट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ के कुछ पार्ट्स में और नाइल बेसिन में राइस को कल्टिवेट किया जाता है। बनानाज एंड पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका ऑफन एज कैश क्रॉप्स। बनानाज और पाइनएप्पल्स जो हैं वो ट्रॉपिकल अफ्रीका में ग्रो करे जाते हैं और कैश क्रॉप्स के रूप में, यानी कि उन्हें बेचा जाता है। डेट्स, फिग्स, ऑलिव्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स आर ग्रोन इन नॉर्थन अफ्रीकन कंट्रीज़। और नॉर्थन अफ्रीकन कंट्रीज़ में डेट्स, फिग्स, ऑलिव्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है। कॉटन, ऑयल पाम, ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉफ़ी एंड ककाओ आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ
अफ्रीका, अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं ये। कॉटन इज ग्रोन इन मैनी एरियाज ऑफ अफ्रीका, और बहुत सारे एरियाज में, अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज में कॉटन को ग्रो किया जाता है। फर्टाइल नाइल वैली इज़ अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, जो नाइल वैली है वो बहुत फर्टाइल है और वहाँ पर ज़्यादातर क्या कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। ककाओ ट्रीज ग्रो इन द इक्वेटोरियल प्लेन्स मेनली इन वेस्टर्न अफ्रीका, ककाओ ट्रीज जो होते हैं वो मेनली इक्वेटोरियल प्लेन्स में ही ग्रो करते हैं, जो मेनली वेस्टर्न अफ्रीका की साइड है। ककाओ बीन्स यील्ड कोको विच इज़ यूज टू मेक चॉकलेट्स, ककाओ बीन्स जो होती हैं वो कोको बनाती हैं और उस कोको को यूज़ किया जाता है चॉकलेट्स बनाने के लिए। कॉट इवॉर एंड घाना आर दी वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोको, कोको के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है पूरे वर्ल्ड में? घाना एंड कॉट दी इवॉर आइवर। द आइलैंड ऑफ मडागास्कर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लोव्स एंड वनीला, जो मडागास्कर का आइलैंड है वो वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है, और क्या प्रोड्यूस करता है वो? क्लोव्स एंड वनीला। क्लोव इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पाइस, जिसे लौंग बोलते हैं, क्लोव है ना, लौंग सुनते हो नहीं? तो क्लोव एक बहुत ही पॉपुलर मसाला है, स्पाइस, एंड वनीला इज़ वाइडली यूज टू फ्लेवर आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर होता है ना आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में भी होता है, पुडिंग्स में भी होता है। पेस्टोरल फार्मिंग हैज़ नॉट डेवलप्ड वेल इन अफ्रीका, पेस्टोरल फार्मिंग ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है अफ्रीका में। एंड अनफेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस इन मैनी प्लेसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ डिसीज कॉजिंग टेस्टीज फ्लाइज हैव हैम्पर्ड पेस्टोरल फार्मिंग ऑन अ कमर्शियल स्केल, पेस्टोरल फार्मिंग वहाँ पर डेवलप नहीं हुई है, और अनफेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी कि वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में फेवरेबल कंडीशंस ना होने की वजह से और कुछ डिसीज कॉजिंग फ्लाइज की होने की वजह से पेस्टोरल फार्मिंग जो है कमर्शियल स्केल पर उसे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है पेस्टोरल फार्मिंग। मिल्क प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज़ लो, मोस्ट ऑफ अफ्रीका में मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है। शीप रियरिंग हैज़ बीन टेकन अप ऑन अ लार्ज स्केल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वेल्ड इन साउथर्न अफ्रीका, शीप रियरिंग करी जाती है, वहाँ पर शीप्स को पाला जाता है, ठीक है, और लार्ज स्केल पर पाला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, साउथर्न अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर शीप को पाला जाता है। मैरिनो शीप नॉन फॉर देयर एक्सीलेंट वूल आर रियर्ड इन दीज रीजन्स, एक मैरिनो शीप होती है जो बहुत ज़्यादा जानी जाती है उसकी वूल के लिए, वो इस रीजन में ही रियर करी जाती है। तो ये एग्रीकल्चर का रिसोर्स हमने पढ़ लिया है पूरा। अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। अफ्रीका इज रिच इन मैनी प्रीशियस मिनरल्स लाइक डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, अफ्रीका के पास बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स हैं जैसे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। बोट्सवाना, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अंगोला एंड साउथ अफ्रीका आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड्स। बोट्सवाना जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कॉन्गो का, नहीं, बोट्सवाना और कॉन्गो की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिम्बाब्वे, अंगोला और साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर हैं डायमंड के। साउथ अफ्रीका एंड घाना आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड, और गोल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं साउथ अफ्रीका एंड घाना। आयरन ओर एंड कॉपर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के और कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं? आयरन ओर एंड कॉपर। अफ्रीका हैज़ रिच क्रोमियम डिपॉजिट्स, अफ्रीका के पास बहुत सारी खदानें हैं क्रोमियम की। क्रोमियम प्लेटिंग ऑन आयरन मेक्स आयरन रस्ट प्रूफ, अगर हम आयरन पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोमियम की एक लेयर लगा देते हैं, तो आयरन जो है रस्ट प्रूफ बन जाती है, आयरन पर कभी भी रस्ट फिर नहीं लगता है, मतलब कभी भी इन द सेंस कुछ टाइम के लिए रस्ट नहीं लगता है, क्योंकि आपको क्रोमियम की बार बार प्लेटिंग करवानी पड़ती है उस पर। क्रोमियम इज ऑल्सो यूज टू मेक स्टील, और क्रोमियम का यूज़ किया जाता है स्टील बनाने में। मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज डू नॉट हैव सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, और मोस्ट ऑफ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके पास पेट्रोलियम और कोल के कुछ सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं है। हाउएवर अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, एंगोला एंड अल्जीरिया डू हैव गुड पेट्रोलियम रिजर्व्स, लेकिन कुछ कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं आपकी जिनके पास अच्छे खासे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, नाइजीरिया, एंगोला एंड अल्जीरिया इसमें आते हैं। अब आता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर अफ्रीका इज़ इंडस्ट्रियली नॉट वेल डेवलप्ड, अफ्रीका में भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रियली वो डेवलप्ड नहीं है। मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लैक कोल, पेट्रोलियम, आयरन और द मेजर मिनरल्स एंड फ्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोस्ट ऑफ जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, आयरन और नहीं है, क्योंकि ये मेजर मिनरल्स हैं और फ्यूल्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। एज अफ्रीका हैज़ फ्यू इंडस्ट्रीज ऑफ इट्स ऑन, अब अफ्रीका की कुछ ही इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी खुद की। इट एक्सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स मिनरल रिसोर्सेज, वो अपने मिनरल रिसोर्सेज को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, केन्या एंड नाइजीरिया आर सम ऑफ द मोर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज़। अभी बोला था ना कुछ कंट्रीज़ तो डेवलप्ड नहीं हैं, लेकिन कुछ जो डेवलप्ड हैं वो कौन सी हैं?
South Africa, Egypt, Algeria, Zimbabwe, Kenya and Nigeria. Tourism is an important industry in many African countries. Tourism एक important industry है बहुत सारी African countries में. कुछ countries हैं जैसे आपका मोरक्को, टूनीसिया, मॉरिशियस एंड सिशेल्स. टूरिज्म इज सेंटर्ड राउंड द ब्यूटीफुल बीचेस. ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टूरिज़्म मेनली देखा जाता है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है और बहुत सारी ब्यूटीफुल बीच हैं. ये कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया एंड नामीबिया आर अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट मेनली बिकॉज ऑफ देयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. इन कंट्रीज़ में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं बहुत सारी, इस वजह से ये जगह भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. इजिप्ट में क्या है, टूरिज़्म इंडस्ट्री थ्राइव्स ऑन द कंट्रीज एंशिएंट सिविलाइजेशन. इजिप्ट में टूरिज़्म इंडस्ट्री थ्राइव करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि वहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन देखा जाता है ना. इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह देखे जाते हैं ना, इसलिए. अब आती है ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ की बात. मोस्ट ऑफ अफ्रीकाज रोड्स एंड रेलवेज वर बिल्ट अंडर यूरोपियन रूल. मोस्ट ऑफ जो अफ्रीका के रोड हैं और रेलवे हैं वो यूरोपियंस का जब रूल था ना, जब यूरोपियंस का शासन था तब बनाए गए थे. यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग रॉ मटीरियल्स टू यूरोप. यूरोपियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था कि वो रॉ मटीरियल्स को यूरोप भेजते थे. सो अफ्रीकाज रेलवेज एंड रोड्स कनेक्ट मेनली द माइनिंग एरियाज एंड पोर्ट्स. तो इसलिए अफ्रीका के जो भी रेलवे रोड है और वैसा नॉर्मल रोड है वो मेनली माइनिंग एरियाज को और पोर्ट्स को कनेक्ट करता है. ओके, अब आप ये देखिए, पिरामिड्स है और ग्रेट स्फिंक्स एट गीज़ा इन इजिप्ट आर मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन अफ्रीका. इन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन की वजह से इजिप्ट में टूरिज्म बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहा है. ठीक है. द डिफ़िकल्ट टेरेन इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल इन द वेज ऑफ डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स. जो अफ्रीका का टेरेन है यानी कि जो लैंड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऊपर खाबर सा है. इसकी वजह से वो एक बाधा बन गया है उनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप करने में. बहुत सारी जगहों पर पीपल स्टिल यूज़ एनिमल्स. लोग आज भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं जैसे कैमल्स ट्रैवलिंग के लिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. द पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ मेजर हर्डल इन द पाथ ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट. जो लैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है बेकार होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है ओवरऑल डेवलपमेंट होने में. ठीक है, यानी कि अफ्रीका का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ हाउएवर बेटर. लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट तो अच्छा नहीं है बट एयर ट्रांसपोर्ट फिर भी ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़ आर लिंक्ड बाय एयर सर्विसेज. जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो एयर सर्विसेज के द्वारा ही लिंक्ड हैं. कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं, कायरो इजिप्ट, अल्जीर्स अल्जीरिया, लागोस नाइजीरिया, डकर सेनेगल, नायरोबी केन्या, हरारे जिम्बाब्वे, कंपाला उगांडा, खार्तूम सूडान एंड जॉन्सबर्ग एंड केप टाउन साउथ अफ्रीका. ये कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं. इनलैंड वाटरवेज आर लिमिटेड. इनलैंड वाटरवेज आपके लिमिटेड हैं बट सीवेज आर वेल डेवलप्ड. लेकिन सीवेज बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं. गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय बोट अक्रॉस द लार्जर अफ्रीकन लेक्स. सामान जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बोट के द्वारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बड़े बड़े जितने भी अफ्रीकन लेक्स हैं ना वहाँ तक भेजा जाता है. नाइल इज़ नेविगेबल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स कोर्स एंड इज़ एन इंपॉर्टेंट वाटरवे. जो नाइल रिवर है वो नेविगेबल है यानी कि बहुत दूर दूर तक क्या करती है, सामान को पहुँचाती है. ठीक है, उसके थ्रू भेजा जाता है और इम्पॉर्टेंट वाटरवे है ये. 2 वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट्स पास अलॉन्ग अफ्रीकाज शोर्स. 2 इम्पॉर्टेंट सी रूट हैं जो अफ्रीका के शोर्स से पास करते हैं. सुइज कैनाल रूट जो लिंक करता है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, एंड केप रूट है पासिंग अलोंग द केप ऑफ गुड होप एंड लिंकिंग द कोस्ट ऑफ इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन. और केप रूट है जो केप ऑफ गुड होप से पास करता है और वो इंडियन कोस्ट और अटलांटिक ओशियंस को इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन को लिंक करता है ये. ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज और उनका यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो गया. अभी हम इसमें भी एक केस स्टडी करेंगे. लास्ट चैप्टर में हमने टूरिज्म पढ़ा था स्विट्जरलैंड में. इसमें हम पढ़ेंगे ककाओ कल्टीवेशन इन घाना. घाना में ककाओ कल्टीवेशन किया जाता है. तो कैसे किया जाता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कब क्या प्रोसेस होती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. द ककाओ ट्री यील्ड्स कोको फ्रॉम विच चॉकलेट इज मेड. ककाओ ट्री जो है कोको यील्ड करती है जिससे चॉकलेट बनाया जाता है. द ट्री इज़ देयरफॉर ग्रोन एज अ कैश क्रॉप. इसलिए ये जो ककाओ ट्री होता है इसे कैश क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है क्योंकि कोको डेवलप होता है, कोको से चॉकलेट बनती है तो वो बेची जाती है ना. इसीलिए ककाओ क्या है, ककाओ कल्टीवेशन आपका कैश क्रॉप में किया जाता है. इट इज़ बिलीव टू बी अ नेटिव ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द अमेरिकाज. ये माना जाता है कि ये नेटिव है, ये रहने वाला है. ये ककाओ ट्री कहाँ का है, ये अमेरिकाज के इक्वेटोरियल रीजन का है. पॉसिबली इट वॉज ग्रोन इन दीज रीजन्स मोर देन 3000 ईयर्स अगो. 3000 साल से पहले भी 3000 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन एरिया में, कौन से एरिया में, इक्वेटोरियल रीजन्स में इस ट्री को ग्रो किया जाता था.
द ककाओ ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द स्पेनिश लोगों ने इसे ककाओ ट्री को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था, उसे पहचान दिलवाई थी. फ्रॉम देयर इट वॉज टेकन टू एशिया एंड अफ्रीका, और यूरोप से फिर वो एशिया और अफ्रीका में पहुंचा. इट वॉज ब्रॉट टू घाना बाय अ लोकल फार्मर कॉल्ड टेटे क्वर्शी फ्रॉम द आइलैंड ऑफ फर्नाडो पो, नाउ कॉल्ड बाइको, इन द लेट 1870s. अब ये जो ककाओ ट्री था ये घाना में आया, एक लोकल फार्मर लेकर आया था, उसका नाम था टेटे क्वार्शी. वो आइलैंड ऑफ फर्नाडो पो से लाया था, जिसे हम आज बाइको बोलते हैं. लेट 1870s में लाया था. द कल्टिवेशन ऑफ ककाओ इन घाना वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड अराउंड 1891 द कंट्री बिगेन टू एक्सपोर्ट द क्रॉप. और ककाओ का जो कल्टिवेशन हुआ घाना में बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है, सफल रहा, और 1891 के आसपास कंट्री ने क्रॉप को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. टुडे घाना इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ककाओ इन द वर्ल्ड. आज की डेट की बात करें तो घाना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ककाओ का वर्ल्ड में. लार्ज शेयर ऑफ कंट्रीज एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग ककाओ. और कंट्री का लार्ज पार्ट जो है लैंड का उसे यूज़ किया जाता है ककाओ ग्रो करने के लिए. ककाओ इज़ वन ऑफ घानाज चीफ रिवेन्यू अर्नर्स. ककाओ जो है घाना का चीफ रिवेन्यू अर्नर है, जिससे इनकम आती है. एंड घानाज इनकम डिपेंड्स हैविली ऑन ककाओ कल्टिवेशन. और घाना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, वो मेनली डिपेंड करती है, हैवीली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ककाओ कल्टिवेशन पर. ओके, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कहाँ से आया, कब क्या हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एरियाज़ ऑफ कल्टिवेशन. क्या पढ़ेंगे हम? एरियाज़ ऑफ कल्टीवेशन हम इसमें पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इसे कल्टीवेट किया जाता है. और उसके बाद हम ककाओ कल्टीवेशन कैसे होता है पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, देन प्रोसेसिंग करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.